तो पीछे से थोड़ा सा रह गया था पैरेलल पोर्ट से, वो आखिरी जो वो दो कंप्यूटर वाली कनेक्ट कम्युनिकेशन तो मैं दिखाई थी, वो रह गया था। खैर अब वो नहीं मैं छेड़ा, मैं आगे चलूंगा। ये अब अगर तो तुम्हें पीछे से सारी समझ आई भी है और तुमने थोड़ा बहुत रिवाइज किया हुआ है तो ये तुम्हें काफ़ी आसान लगेगा, वरना ये तुम्हें बिल्कुल फारसी लगेगी कि ये हो क्या रहा है। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन है, विच मीन्स के पिछली पैरेलल थी। पैरेलल में ये होता था कि 8 बिटें इकट्ठी ट्रैवल करती थी। सीरियल में ये होता है कि एक तार होती है सिर्फ, उसके ऊपर एक एक बिट करके ट्रैवल करती है। इसमें दो किस्म की हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। हम एसिंक्रोनस यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सिंक्रोनस में ये होता है कि जो डेटा तुम भेज रहे हो, तुम्हारे पास एक तार है ना, तो एक तार के ऊपर तुम बिटें बारी बारी भेज रहे हो। पहले 0 भेजा, फिर 1 भेजा, फिर 1 भेजा, तो बारी बारी बिटें भेजी जा रहे हो। सिंक्रोनस के अंदर ये होता है कि तुम्हें साथ एक टाइमिंग सिग्नल भेजना होता है। प्रॉब्लम ये है कि इधर से तो तुम भेजी जा रहे हो, रिसीवर जब रिसीव करेगा तो उसने सैम्पलिंग करनी होती है ना, उसको पता होना चाहिए कि उसने कहाँ से काटना है। अगर वो यहाँ से काटेगा तो 0 मिलेगा, यहाँ से काटेगा तो 1 मिलेगा। यानी अगर वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सैम्पलिंग कर ले तो वो डेटा मिस कर जाएगा। तो सिंक्रोनस के अंदर टाइमिंग सिग्नल साथ भेजा जाता है, जिससे रिसीवर को ये पता चलता है कि उसने इसको कहाँ कहाँ पे काटना है और कहाँ कहाँ पे पढ़ना है। तो सिंक्रोनस पसंद नहीं की जाती क्योंकि इसकी बैंडविड्थ कम होती है। बिकॉज जाहिर बात है, तुम सिर्फ डेटा नहीं भेज रहे, तुम डेटा के साथ एक ये भी मुसीबत भेज रहे होते हो, टाइमिंग सिग्नल। तो इट टेक्स मतलब डबल वो लगती है। तो सिंक्रोनस हम इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अच्छा, हमने यूज़ करनी है एसिंक्रोनस ज़्यादातर। अच्छा, एसिंक्रोनस में ये होता है कि कोई टाइमिंग सिग्नल वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब रिसीवर को अभी भी पता चलना चाहिए ना कि उसने कहाँ पे उसको तोड़ना है और कहाँ पे उसको पढ़ना है। तो ईच बाइट, यानी एसिंक्रोनस के अंदर जब कम्युनिकेशन करते हो तो जो बाइट भेजते हो इज इनकैप्सुलेटेड विद इन अ स्टार्ट एंड एंड बिट। यानी जो डेटा तुम सेंड कर रहे हो उसके स्टार्ट में एक स्टार्ट की बिट होती है स्पेशल, और एंड पे एक स्टॉप की बिट होती है जो ये बताती, सॉरी, ये स्टार्ट बिट है और ये स्टॉप बिट है। तो वो बताती है कि भाई ये दरमियान में मेरा डेटा पड़ा हुआ है। उसके साथ पैरिटी भी हो सकती है, ना भी होए तो खैर है, वो तुम्हें पता है कि क्या कॉन्सेप्ट है पैरिटी का, वो एरर चेकिंग के लिए यूज होती है। अब ये जो स्टार्ट और स्टॉप बिट्स है ना, ये थोड़ी स्पेशल होती हैं। ये नॉर्मल बिट्स नहीं होती। नॉर्मली होता ये है कि इनकी लेंथ जो है वो 1.5 होती है। यानी ना ये 1 बिट की होती है, ना ये 2 बिटों की होती हैं, ये 1.5 बिट की होती है। ये निशानदेही करने के लिए कि अगले के लिए कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। एसिंक्रोनस के अंदर आपके पास कोई टाइमिंग सिग्नल नहीं है, आपके पास डेटा है जो आपकी एक बाइट है। और बाय द वे बाइट भी इसमें 5 से 8 की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि 8 की होए, 5, 6, 7, 8 की हो सकती है। डेटा के साथ तुम ऐड करते हो पैरिटी, जो एरर चेकिंग के लिए, और इस सारी चीज को आप बंद कर देते हो स्टार्ट और स्टॉप बिट के अंदर। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन है यूजिंग यूआर्ट। यूआर्ट से बनता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। यूआर्ट एक्चुअली तुम्हारा वो कंट्रोलर है जो, जिस तरह पैरेलल पोर्ट में पीपीआई था ना, पीपीआई वो कंट्रोलर था जिससे सीपीयू कम्युनिकेट करता था। तो उस तरह से यूआर्ट तुम्हारा यहाँ पे वो कंट्रोलर है जो सीरियल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा। सर, जी। 1.5 बिट कैसे हो सकता है? सबसे छोटा यूनिट तो 1 बिट होता है। आ, बड़ा अच्छा सवाल है कि 1.5 बिट कैसे हो सकता है। लेंथ का फर्क है। आ, मतलब अब टाइम सिग्नल के हिसाब से। थोड़ा सा आगे जाके पढ़ो, नहीं वो स्पेशल है, मतलब थोड़ा सा आगे जाके देखोगे कि एक्स ऑफ और एक्स ऑन दो स्पेशल सिग्नल होते हैं। आ, मतलब थोड़ा सा आगे जाके देखोगे दो स्पेशल सिग्नल होते हैं जिसको अगले रिसीवर ने इंटरप्रेट करना होता है एज अ स्टार्ट या स्टॉप बिट। अच्छा, अब 1.5 बिट जो है वो कहने में आसान है कि मतलब 1.5 बिट कैसे होएगी, लेकिन वो एक्चुअली दो स्पेशल सिग्नल्स हैं। जिस तरह यार उसमें नहीं करते थे कि पैरेलल पोर्ट में जब हम डेटा भेजते थे तो हम स्ट्रोब के ऊपर पल्स देते थे, विच मीन्स के स्ट्रोब पहले 1 करते थे फिर 0 करते थे, उस पर झटका देते थे। ये झटका निशानदेही थी
डिवाइस के लिए कि डेटा आ गया है। अच्छा, इसी तरह से इसके लिए जो वो है वो एक्स ऑन कहते हैं, एक्स ऑन और एक्स ऑफ, इनको एक्चुअली ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका एस्की कोड है एक्चुअली। तो वो स्पेशल एस्की कोड जब उसको मिलता है तो वो समझता है कि अच्छा ये स्टार्ट है और ये स्टॉप है। लेकिन अभी देखोगे आगे जाके ये आएगी। सैम्पलिंग रेट एब्सोल्युटली क्रूशल, सबसे क्रूशल चीज सैम्पलिंग रेट है इसके अंदर। मुसीबत ये है कि मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे सैम्पलिंग करनी है, कहाँ पे छुरियां मारनी है, डेटा पढ़ना कहाँ से है। तो ये लाजमी है कि रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों साइड पे सैम्पलिंग रेट फिक्स हुआ है। ठीक है, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस फिक्स होना चाहिए कि अगर मैं 9600 बिट्स पर सेकंड पे डेटा भेज रहा हूँ तो रिसीवर भी सैम्पलिंग 9600 पे ही कर सके। वो मतलब वरना वो डेटा लूज हो जाएगा, या तो लूज होएगा या ज्यादा हो जाएगा। स्टार्ट स्टॉप के अंदर होता है। अच्छा, ये चार चीजें हैं जो यूआर्ट के अंदर सेट करनी पड़ती हैं। एक तो बिट रेट सेट करना पड़ेगा। दो साइडें है ना, एक सेंटर साइड है एक रिसीवर साइड है, दोनों साइडों को बताना पड़ेगा कि बिट रेट क्या है। उसके बाद ये भी सेट करना पड़ता है, एक बाइट में लाजमी नहीं है कि 8 बिट्स हों यूआर्ट के अंदर, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी, ये प्रोग्रामेबल है। पैरिटी, या अगर पैरिटी रखनी है या नहीं रखनी, अगर रखनी है तो कौन सी रखनी है, इवन या ऑड, ये सारा कुछ कन्फिगर करना पड़ता है। और नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स वही है जो अभी अभी बात करेंगे कि 1 रखनी है, 1.5 रखनी है, 2 रखनी है। ये पैरामीटर्स सेंडिंग साइड पे भी कन्फिगर होंगे, रिसीविंग साइड पे भी कन्फिगर होंगे, और फिर ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्क ये है कि सिंक्रोनस के अंदर टाइमिंग सिग्नल है जिसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं कन्फिगर करना पड़ता, क्योंकि टाइमिंग सिग्नल खुद ब खुद बता देता है कि भाई किस जगह पे काटना है, किस जगह से पढ़ना है। नॉट इन यूआर्ट, यूआर्ट के अंदर नहीं। भी एग्जांपल दिखाया है, मेरा नहीं ख्याल खास इंपॉर्टेंस है इसकी। वो ये कह रहा है कि मैंने ए भेजना है, ए मीन्स 41 हेक्सा, तो 41 भेजना है तो वो 41 की बाइनरी बनाता है, उसके साथ पैरिटी और लगाता है, और ये पैरामीटर सेट करके भेजता है। पता नहीं यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू है। सीरियल कम्युनिकेशन जो बनी थी ना, जो डिज़ाइन हुई थी, वो एक कंप्यूटर और एक मॉडेम के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन हुई थी। पैरेलल कम्युनिकेशन डिज़ाइन हुई थी प्रिंटर और कंप्यूटर के लिए। अगेन वो बात अब सही नहीं रही, अब पैरेलल पोर्ट्स ख़त्म ही हो गए हैं। तो पैरेलल पोर्ट्स बने थे बेसिकली प्रिंटर के लिए, बेसिकली, लेकिन तुम उसको जिस मर्जी तरीके में इस्तेमाल करो, डजेंट मैटर। उसमें 8 तारें आ रही हैं, डेटा आ रहा है, तुम उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, लेकिन बल्ब बनी प्रिंटर के लिए थी। इसी तरह से जो सीरियल था वो बना मॉडेम के लिए था। अगेन इस्तेमाल जैसे मर्जी करो, ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड था, उसको RS-232 का स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसकी कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स ये हैं कि पीसी को कहते थे DTE, डेटा टर्मिनेटिंग या टर्मिनल इक्विपमेंट, पता नहीं कुछ ऐसा है, और इसको कहते थे DCE, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये लफ्ज़ ज़रूरी है तुम्हारे लिए। जब भी तुम सीरियल समझोगे, सीरियल सुनोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार एक स्टैंडर्ड फॉलो होता था ओवर द ईयर्स, जिसको RS-232 का स्टैंडर्ड कहते थे, जो बेसिकली ये डिफाइन करता था कि केबल कैसी होएगी, उसमें हैंडशेक सिग्नल्स कैसे होंगे, DTE और DCE आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। ठीक है, यही है जो आपकी जान खाने लगा है। DB25 का कनेक्टर इस्तेमाल करता था पैरेलल पोर्ट। वो जो हमने जब PPI बनाया था पैरेलल पोर्ट, वो DB25 का कनेक्टर इस्तेमाल कर रहा था। उसमें 8 तारें थी ना डेटा सेंड करने के लिए, तो 8 वो थी, कुछ हैंडशेकिंग सिग्नल्स थे, कुछ ग्राउंड थी, मतलब वो मिला जुला के 25 पिनों का कनेक्टर इस्तेमाल करता है। RS-232 में ये अलाउड है कि तुम DB25 इस्तेमाल कर लो, लेकिन जरा सिचुएशन देखोगे क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल 9 सिग्नल है, टोटल 9 तारें सिर्फ चाहिए सीरियल कम्युनिकेशन को, बाकी फारिग पड़ी हैं, बाकी का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो DB25 कर लो, लेकिन कोई नहीं करता, तो इसका अच्छा बनाया ही नहीं। ये इसका इस्तेमाल होता है DB9 का कनेक्टर, ठीक है। और ये अभी भी तुम्हारे लैपटॉप्स पे और मतलब पीसीज पे तो होता ही होता है ना, 9 पिनों वाला कनेक्टर होता है जो VGA की तरह लगता है। अब बेसिक गेम सीरियल के अंदर क्या है, बेसिक गेम ये है कि एक रिसीवर लाइन होती है, उसको RxD कहते हैं, और एक ट्रांसमीटर लाइन होती है, उसको TXD कहते हैं। बेसिक गेम ये है।
एक तार है जिसके ऊपर मैं डेटा सेंड कर सकता हूँ, ये सीरियल कम्युनिकेशन होती है। और इसी तरह से एक तार है जिसके ऊपर मैं रिसीव कर रहा हूँ। बाकी सारे सिग्नल्स क्या कर रहे हैं उनको ज़रा देखें। सर जी, ये जो बीजीए केबल है मैंने भी यही लगाई हुई थी, लेकिन इसमें बीजीए नहीं, अक्सर बीजीए नहीं, RS-232 सीरियल केबल। तो वो जो बीजीए होती है वो उसमें भी 9 लगी होती ना है। ना ना, बीजीए बीजीए में को 16 पिंस होती हैं मेरा ख्याल है, गिन के देखना। सीरियल तुम्हारे लैपटॉप पे मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होएगा, अगर तुम्हारा लैपटॉप जरा नया है। अगर थोड़ा सा पुराना है ना, 10-15 साल, तो लाजमी होएगा। सीरियल में टोटल होती ही 9 पिनें हैं। मतलब बीजीए में तुम अगर देखोगे तो बीजीए वर्सेस सीरियल पोर्ट्स, तो वो शक्ल ही फर्क नजर आएगी ना। ये सीरियल पोर्ट होता है, ये सीरियल पोर्ट है। हाँ, ये बहुत अच्छी तस्वीर है। ये सीरियल पोर्ट है, ये वीजीए पोर्ट है। तो वीजीए में 15 या 16 पिनें होती हैं, इसमें 9 पिनें हैं एग्जैक्टली, जिनमें से सिर्फ एक तार है जो रिसीवर है और एक तार है जो सेंडर है। बाकी सारी क्या हैं वो हम जरा नजर मारते हैं। सर बीजीए कौन सी होती है, सीरियल या पैरेलल? वीजीए पैरेलल है, उसके अंदर तो अगर तुम केबल खोल के देखो तो उसके अंदर तो 15 तारें हैं जो वो डेटा। लेकिन वो वीजीए बड़ी फर्क है, मतलब उसमें कोई वो आरजीबी कैरी कर रहा होता है, कोई फ्रीक्वेंसी कैरी कर रहा होता है। वीजीए बहुत फर्क है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली करना है तो पैरेलल, डेफिनेटली पैरेलल। जी। एक छोटा सा टोटका है इसको वो करने का। अच्छा यार, ये पैरेलल भी बना हुआ है, ये पैरेलल, ये DB25 है ऊपर वाला। पैरेलल जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं चल सकता। पैरेलल का ये है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे उसकी मतलब कहीं ना कहीं पे अगर एक भी बिट लूज होती है, सारा डेटा करप्ट होता है, दोबारा सेंड करना पड़ता है। सीरियल बेसिकली डिजाइन था जो अब हो रहा है कि मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज कर रहे हो। मेरे पास एक DTE है और एक DCE है, इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है। अगर मैं पीसी के एंड से देखूं तो पीसी के एंड पे एक रिसीवर लाइन है जिसपे वो डेटा रिसीव कर रहा है, और एक सिर्फ एक सिंगल ट्रांसमीटर लाइन है जिसपे डेटा सेंड कर रहा है। डन, खत्म। ये एक्चुअली सीरियल कम्युनिकेशन है। बाकी सारी गेम क्या है? बाकी ये हैंड शेकिंग सिग्नल्स हैं जो जो इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये हैं क्या? पीसी कहता है DTR। DTR का मतलब है डेटा टर्मिनल रेडी। वो अपना सिग्नल भेज रहा है कि मैं रेडी हूँ। DTR मीन्स डेटा टर्मिनल रेडी। मोडेम उसको एक्नॉलेज करता है, DSR की शक्ल में, डेटा सेट रेडी। वो कहता है मैं रेडी हूँ, वो कहता है मैं रेडी हूँ। फिर पीसी कहता है रिक्वेस्ट टू सेंड, यानी पीसी कहता है कि मैंने डेटा सेंड करना है, तो वो आरटीएस करता है रिक्वेस्ट टू सेंड। जैसे ही मोडेम उसको क्लियर करता है, सीटीएस क्लियर टू सेंड, जैसे ही मोडेम कहता है सीटीएस क्लियर टू सेंड, अब वो ट्रांसमीटर के ऊपर डेटा सेंड कर देता है। तो ये 4 सिग्नल्स हैंडशेकिंग सिग्नल्स हैं, जिसमें सिर्फ दोनों डिवाइसेस आपस में ये कह रही हैं एक दूसरे को कि भाई हम डेटा सेंड करने लगे हैं, रिसीव कर, जो भी है। ठीक है। 2 एक्स्ट्रा लाइंस हैं, एक को RI कहते हो, एक को CD कहते हो। CD स्टैंड्स फॉर कैरियर डिटेक्ट। कैरियर डिटेक्ट ये होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर यूजुअली टेलीफोन लाइन लगी होती है। उस टेलीफोन लाइन पे एक सिग्नल आता है। अगर वो सिग्नल आ रहा है तो कैरियर डिटेक्ट पे सिग्नल आएगा, यानी अगर उस तार के ऊपर करंट है, टेलीफोन की तार पे, तो इस लाइन के ऊपर, CD के ऊपर 1 आ जाएगा, और आपकी मर्जी है, आप आगे उसको सॉफ्टवेयर में जैसे भी इस्तेमाल कर। RI से बनता है रिंग इंडिकेटर, यानी वही जो टेलीफोन लाइन लगी हुई है, अगर उसके ऊपर रिंग आती है, अगर उसके ऊपर कोई कॉल करता है, तो इस तार के ऊपर आपको ये सिग्नल मिल जाता है। हम तो इन सिग्नल्स का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल अगर तुम कोई फ़ोन टाइप की एप्लीकेशन बना रहे होते हो तो तुम इनको इस्तेमाल कर सकते हो। यानी तुम्हें रिंग इंडिकेटर पे जैसे ही पल्स मिलती है, तुम्हें पता चल जाता है कॉल आ रही है, और अब उसके अगेंस्ट तुम रिएक्ट कर सकते हो, जो भी करना है, कॉल ब्लॉक करनी है, खोलनी है, जो भी है। 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है सिर्फ, RxD और TXT, बाकी हैंड शेकिंग है, मैं बात भी नहीं करूंगा बाकी में। अच्छा जी, अब काम जरा मजेदार होता है। तो बेसिक तस्वीर तो अब मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि बेसिक तस्वीर ये है कि मेरे पास बाहर वाली दुनिया में ये है। अब ज़ाहिरी बात है, इसके पीछे लगा हुआ है एक यूआर्ट जो ये है। ठीक है।
और फिर इसके भी पीछे लगा हुआ है CPU, यूआर्ट है, और इसके भी साथ इंटरफेस हुआ है। बल्कि अगर CPU भी नहीं, इस दरमियान में पिक भी है ना अभी, तो ये दरमियान में पिक आएगा, और पिक के बाद फिर ये इंटरफेस करेगा इवेंचुअली CPU के साथ। बाकी कहानी हमें पता है। तो कहने का मतलब ये कि बाहर वाली दुनिया में जब आप किसी उस पोर्ट से, उस कनेक्टर से आप कोई डिवाइस कनेक्ट कर देते हो, चाहे मॉडेम हो चाहे जो मर्जी हो, यहाँ पे इवेंचुअली आपने तारे लगा के कोई डिवाइस कनेक्ट कर देनी है। अब वो डिवाइस जब डेटा सेंड करती है या रिसीव करती है, तो इवेंचुअली हमें नहीं पता, हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमारे पास पीछे ये कंट्रोलर पड़ा हुआ है, हम इस कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि कैसे डेटा, मतलब इस कंट्रोलर के साथ हम बात करेंगे, और वो आगे तारों के ऊपर ये डेटा सेंड करेगा और रिसीव करेगा और जो भी करेगा। तो इसके अंदर कुछ 14 रजिस्टर्स हैं मेरा ख्याल है यूआर्ट के अंदर। टू स्टार्ट विद इतना मुश्किल नहीं है, अगर ओवरव्यू लो तो ये मुश्किल नहीं है। दो तारे तुम्हें पता है इंपॉर्टेंट है, एक RxD है और एक TXD है। जो रिसीवर लाइन है, यानी यहाँ पे जो रिसीवर की पिन होएगी जिससे डेटा रिसीव हो रहा है, जाहिर बात है पहले एक बिट आएगी, फिर दूसरी बिट आएगी, फिर तीसरी बिट आएगी, वो सारी जमा होती जाती है रिसीवर शिफ्ट रजिस्टर में। इसको शिफ्ट रजिस्टर इसलिए कहते हैं कि ये है ही बाकी शिफ्ट रजिस्टर है। इसमें एक बिट आती है, जब दूसरी आएगी तो पहली शिफ्ट हो जाएगी। तो 8 क्लॉक पल्सेस में ये रजिस्टर लोड हो जाएगा। एक बिट आई, दो आई, तीन आई, चार आई, 8 जब आ चुकी होंगी तो ये रजिस्टर फुल हो जाएगा। वैसे प्रोग्रामर इसको भी पढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर पढ़ता नहीं है। ज़्यादातर होता यही है कि शिफ्ट रजिस्टर जब फुल हो जाता है तो वो अपना डेटा ट्रांसफ़र करता है रिसीवर बफर रजिस्टर में। ये नॉर्मल पैरेलल रजिस्टर है भाई। प्रोग्रामिंग करते हुए आप शिफ्ट रजिस्टर्स को डील नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक एक बिट करके लोड हो रहे होते हैं ना। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जब ये पूरा लोड हो जाता है तो ये अपना डेटा बफर करता है इसके अंदर, ठीक है, और ये फिर एक एक बिट करके दोबारा लोड होना शुरू हो जाता है। वैसे तो ये दोनों प्रोग्रामेबल हैं, तुम दोनों एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर किया यही जाता है रिसीवर बफर। डेटा आ रहा है, वेरी गुड, मैंने इसको रजिस्टर को पढ़ लिया, मेरे पास डेटा आ गया। सिमिलरली डेटा सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है, तो मैं रखूंगा उसको ट्रांसमीटर होल्ड रजिस्टर में। ट्रांसमीटर होल्ड रजिस्टर खुद ब खुद एक एक बिट करके ट्रांसमीटर शिफ्ट रजिस्टर में जाएगा, और वहां से वो तारों के ऊपर एक एक करके बिट जानी शुरू हो जाएगी। अगेन ये दोनों रजिस्टर्स प्रोग्रामेबल हैं, लेकिन करते नहीं ज्यादातर। नॉर्मली आप जो आपने जो भी डेटा रखना है वो आप ट्रांसमीटर होल्ड में रखोगे, और आगे डिवाइस के ऊपर छोड़ोगे कि वो एक एक बिट करके ट्रांसफर करे और आगे काम करना शुरू करे। अच्छा, ये इसका बड़ा आसान सा मॉडल है कि ये रिसीवर की कहानी है रिसीवर बफर से, और ये सेंटर की कहानी है ट्रांसमीटर होल्ड से। अब दरमियान में वो स्टेटस और कंट्रोल रजिस्टर्स और इस तरह की सारी चीज़ें हैं। इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर इंटरप्ट्स ऑन करेगा। लाइन स्टेटस रजिस्टर बहुत ही क्रूशल है, ये एक्चुअली स्टेटस बताता है। दो स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं बेसिकली, एक लाइन कंट्रोल रजिस्टर, सॉरी एक लाइन स्टेटस रजिस्टर, और एक मोडेम स्टेटस रजिस्टर। अभी खोल के देखोगे क्या होता है। डिवाइजर का इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो भी अभी खोल के देखते हैं। और फिर कुछ कंट्रोल रजिस्टर्स हैं, लाइन कंट्रोल और मोडेम कंट्रोल। रिसीवर लाइन पे दो रजिस्टर्स हैं, एक शिफ्ट है एक बफर है। ट्रांसमीटर लाइन पे दो रजिस्टर्स हैं, एक होल्डिंग है और एक शिफ्ट है। इसी तरह से दो स्टेटस हैं और इसी तरह से दो कंट्रोल हैं। अब ये मसला ये है कि अब गुम होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि इसको सारों को खोल के देखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको तो कॉपी किए बगैर काम नहीं चल सकता। हाँ जी, समझा सकते हो ये क्या हो रहा है? ये तो बुनियाद है ना इस सारी कहानी की। ये क्या हो रहा है? ये लिखे हुए हैं पोर्ट एड्रेसेस। भाई ये रजिस्टर्स तो हैं सारे, तस्वीर भी हमने बना ली, हमने कहा रजिस्टर्स हैं सारे, और अभी उनकी बातें भी डिस्कस कर लेते हैं कि उनके अंदर सारा होता क्या क्या। ये हैं किधर, इनका एड्रेस क्या है? जिस तरह पिक में हमने कहा था कि पोर्ट 21 जो है वो IMR का है, इस तरह इसका क्या एड्रेस है, इसका क्या एड्रेस है, इसका क्या एड्रेस है, पहुंचना किस तरह है इन तक।
तो बिल्कुल पीछे की तरह जो अभी पीटीआई आप करके आए हो, पीटीआई में रजिस्टर्स के एड्रेसेस फिक्स नहीं होते थे, बल्कि आपको मिलता था एक बेस एड्रेस मेमोरी से। उस बेस एड्रेस में अगर आप 0 ऐड करो तो आपके पास ये रजिस्टर बनते हैं। अब 0 जरा मुश्किल है, मैं बाद में करता हूं, लेकिन फॉर एग्जांपल 3 को देखो। अगर मैं बेस प्लस 3 करता हूं तो मुझे पता है कि मुझे लाइन कंट्रोल मिल गया। अगर मैं बेस प्लस 4 करता हूं मुझे पता है मॉडेम कंट्रोल मिल गया। बेस प्लस 5 करता हूं लाइन स्टेटस मिल गया, सो ऑन। 0 जरा 1 को देखो। अब दो रजिस्टर तो नहीं मिल सकते एक एड्रेस पे। बेस प्लस 1 करोगे तो वो एक एड्रेस बनता है ना, एक सिंगल पोर्ट बनती है, तो उस पर दो चीजें नहीं मिल सकती। तो दो चीजें कैसे होंगी अभी वो थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीधा रखना कि भी एक पोर्ट पे दो चीजें कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज पढ़ रहे हो, वरना मुश्किल है। सर हाफ रजिस्टर यूज कर लेते हो? नहीं नहीं, ये दोनों 8-8 बिट के रजिस्टर्स हैं ना, मतलब जैसे कि अब इधर 0 पे जाओगे तो और ही हद हो जाएगी, 3 हो जाएंगे। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 0 एड्रेस को पढ़ूंगा तो क्या निकलेगा, THR निकलेगा, RBR निकलेगा या DLL निकलेगा, कौन सी चीज निकलेगी? तो इसका एक प्रोटोकॉल डिजाइन होएगा कि क्या है। वैसे तो बात सिंपल सी है, अगर इसको पढ़ोगे ना, अगर 0 एड्रेस को रीड करोगे तो रिसीवर बन जाएगा, अगर राइट करोगे तो ट्रांसमीटर बन जाएगा। लेकिन अगेन फिर भी इसमें ये पंगा है, एक डिवाइजर का पंगा है, तो इसका एक अभी वो बनेगा, एक प्रोटोकॉल बनेगा। मुसीबत ये है कि हमें फिक्स एड्रेसेस नहीं है, हमें बेस एड्रेस पढ़ना है और उसको मैनिपुलेट करके फिर हम बाकी रजिस्टर्स बनाएंगे। बेस एड्रेस यहां से मिलेगा। अब ये कोई इतना डिफरेंट नहीं है, उसमें भी यही था, पैरेलल पोर्ट में भी वो थोड़ा सा एड्रेस फर्क थे। टू गेट बेस एड्रेस, बेसिकली बात ये है कि तुमने मेमोरी के एड्रेस 40:0 पे जाना है, उसको जाके पढ़ना है। वहां से तुम्हें एक बेस एड्रेस मिलेगा जो इस केस में लिखा हुआ है कि 3F8 है। ये तुम्हारा बन गया बेस एड्रेस 3F8। अब उसमें 1 जमा करोगे यानी 3F9 करोगे तो वो ये रजिस्टर होएगा, 3FA करोगे तो वो ये रजिस्टर होएगा, सो ऑन। तो इस एड्रेस पे जाके पहले बेस एड्रेस पढ़ो। ये उसने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं शायद, होते वैसे यही हैं। तो पहले जाके बेस एड्रेस पढ़ो, फिर उसको इस स्लाइड के अगेंस्ट ऐड करके वो जो भी रजिस्टर बनता है उसकी कैलकुलेशंस करो। करके भी दिखाया है, डंप दिखाया है 40:0 का। तो डंप देखोगे तो 40:0 पे एक वर्ड पड़ा होगा, ये एक वर्ड पड़ा हुआ है, और तुम्हें पता है इसको तुम रिवर्स पढ़ते हो तो ये 03F8 पड़ा हुआ है, जो ये होएगा 03F8। अच्छा, अगर अगला पढ़ोगे 40:02, तो ये तो हो गई ना, दो तो हो गई। अब अगला पढ़ोगे तो वो 02F8 है, फिर अगला पढ़ोगे तो वो 03E8 है। मतलब ये तुम्हें पोर्ट नंबर्स मिल जाएंगे। खैर हमने इस तरह नहीं करना, हमने प्रोग्राम में करना है। अब यहाँ पे ये दो रजिस्टर्स जो है ना, इनको जरा देखो, ये क्या है। इनमें कोई डिवाइजर का कॉन्सेप्ट है, ये मतलब ये है तो एक ही चीज ना, मतलब ये डिवाइजर की लो बाइट है और ये डिवाइजर की हाई बाइट है। डिवाइजर कहाँ पे काम आता है, जहाँ पे तुमने बॉड रेट सेट करना होता है। बस मैं एक्चुअली तुम्हें सिर्फ ये एक लाइन कॉपी करके दूंगा, सारी बात समझ आएगी चाहिए। भाई तुम्हें ये तो पता है ना कि हमने वो बिट रेट सेट करनी थी ना कि 9600 BPS है या कितना है। तो वो बिट रेट डायरेक्टली हम लिख के कहीं नहीं करते, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है जहाँ पे हम बिट रेट लिखते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा रजिस्टर नहीं है जिसमें हम बिट रेट लिख सकें कि भी इतनी बिट रेट पे डेटा जाएगा। गेम ये है अनफॉर्चुनेटली कि प्रोग्रामर डिवाइजर लोड करता है। डिवाइजर एक वर्ड होता है, ये एक वर्ड है 16 बिटों का, ये बाइट बाय बाइट लोड होता है। इसकी लो बाइट इधर लोड होती है यानी 0 एड्रेस पे, और इसकी हाई बाइट 1 एड्रेस पे। खैर बहरहाल प्रोग्रामर का काम है एक डिवाइजर लोड करना। वो डिवाइजर इस फॉर्मूले में जाके खुद ब खुद बॉड रेट आउटपुट कर देता है।
कि जो भी बॉड रेट आपकी चल रही है। तो इतना मुश्किल नहीं है। बहरहाल अगर डिवाइजर की वैल्यू 1 रखोगे तो एक्सेल पे करके देखना कि बॉड रेट इतनी आ जाएगी खुद ब खुद। अगर 0C वैल्यू रखोगे तो इतनी आ जाएगी, सो ऑन। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये समझना है कि बॉड रेट हम कहीं पे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। हम डिवाइजर लिखते हैं, वो इस फॉर्मूले में जाके बॉड रेट बन जाता है। अब ये कॉपी करना अच्छा लिखा हुआ है कि मुझे मतलब कुछ जरूरत नहीं है। तो जी ये आपका पहला रजिस्टर है, लाइन कंट्रोल रजिस्टर, ये वाला लाइन कंट्रोल। हेलो बस हाँ। तो लाइन कंट्रोल रजिस्टर, एक तो पहली बात याद रखना है कि ये कंट्रोल रजिस्टर है, विच मीन्स कि ये कमांड दे रहा है, ये डिवाइस को कुछ बता रहा है। अच्छा ये क्या कर रहा है, राइट साइड से शुरू करो। नीचे वाली 2 बिटों पे ये बताता है कि वर्ड की लेंथ क्या है। याद रहे कि वर्ड 5 का भी हो सकता था, 6 का भी हो सकता था, 7 का, सॉरी वर्ड ही, ये बाइट लेंथ होनी चाहिए यार, कि बाइट की लेंथ कितनी है। खैर बहरहाल जो भी है, तो अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 7 बिटों की मैं बाइट चला रहा हूँ। ये लेंथ ऑफ स्टॉप बिट बता रहा है, ये पैरिटी बता रहा है, ये बता रहा है कि ऑड इवन है पैरिटी, ये बता रहा है कांस्टेंट है। मुझे सिर्फ चाहिए बिट नंबर 6 और 7। बिट नंबर 6 ये बताती है कि जो एक्चुअली स्टार्ट स्टॉप है बिट नंबर 6 कि डिवाइस कम्युनिकेशन को, डिवाइस को स्टार्ट कर दो या स्टॉप कर दो। यानी बेसिकली रिसीवर लाइन पे डेटा रिसीव हो रहा होगा, फिजिकल तार के ऊपर तो रिसीव हो रहा होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ से स्टॉप कम्युनिकेशन कर देते हो तो तुम्हारे रजिस्टर्स अपडेट होना बंद हो जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली बिट, बिट नंबर 7, ये बिट ये बताती है कि क्या तुम टीएचआर के ऊपर काम करने आ रहे हो या क्या तुम डिवाइजर के ऊपर काम करने आ रहे हो। भाई जीरो एड्रेस के ऊपर 3 चीजें पड़ी हुई थी। मैंने आपको कहा कि सिंपल टोटका ये है कि अगर रीड करोगे तो वो रिसीवर बन जाएगा, अगर राइट करोगे तो वो ट्रांसमीटर बन जाएगा। लेकिन ये डिवाइजर भी तो है, वो भी जीरो पे ही पड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे आके बताना पड़ता है कि भाई आप टीएचआर के ऊपर काम करना चाह रहे हो या आप डिवाइजर के ऊपर काम करना चाह रहे हो। तो पहले आप ये बताते हो, फिर आप उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू लिख देते हो। पता नहीं क्लियर है या नहीं, लेकिन ये होना चाहिए कि अगर मैं बेस प्लस 0 पे 25 लिखता हूँ, 25 लिखता हूँ, तो वो 25 किधर जा रहा है, ट्रांसमीटर में जा रहा है या डिवाइजर में जा रहा है, वो यहाँ से फैसला होता है लाइन कंट्रोल रजिस्टर की बिट नंबर 7 से। वापस आना पड़ेगा इसकी तरफ, वो सबकी तरफ वापस आना पड़ेगा जब प्रोग्राम करेंगे। ये स्टेटस है, स्टेटस आपको स्टेटस बताता है। कंट्रोल में तो आप बता रहे थे ना कि इतनी बिटें होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए, फलाना फलाना होना चाहिए। स्टेटस आपको डिवाइस का स्टेटस रिटर्न करता है। स्टेटस भी राइट साइड से शुरू करो। डेटा रेडी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब रिसीवर के ऊपर कुछ डेटा आता है, कोई बिट आती है, तो ये वाली बिट ऑन हो जाती है, डेटा रेडी है। ये बताती है कि डेटा रिसीव हुआ है, उसके साथ कुछ कर लो करना है। एरर्स हैं, और अगेन ये वाली 2 बिटें 5 और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें ये बताती हैं कि टीएसआर खाली है या नहीं, और ये बताती है कि टीएचआर खाली है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होएगा कि हमने अगर डेटा सेंड करना है तो हम तो इधर रखेंगे ना, या टीएचआर के अंदर रखेंगे या टीएसआर के अंदर रखेंगे, वो डेटा आगे सेंड हो जाएगा। तो अगर ये रजिस्टर्स खाली नहीं है तो फिर आप ओवरराइट कर दोगे। तो ये प्रोटोकॉल ये होता है कि पहले आप चेक करते हो कि क्या ये रजिस्टर्स खाली हैं, स्टेटस रजिस्टर पढ़ के, अगर ये खाली होते हैं तब आप वहां पे डेटा रख देते हो। इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर में सिर्फ इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम 4 किस्म के इंटरप्ट सीरियल पोर्ट पे ऑन कर सकते हो। यूआर्ट के अंदर 4 किस्म के इंटरप्ट तुम ऑन कर सकते हो।
अगर तुम चाहते हो कि डेटा रेडी पे इंटरप्ट होए, विच मीन्स कि जैसे ही कोई बिट तुम्हें रिसीव होए तो इंटरप्ट आ जाए, तो तुम ये वाली बिट ऑन करते हो। अगर तुम चाहते हो कि लाइन स्टेटस जब चेंज होए तब इंटरप्ट आए तो ये वाली बिट ऑन कर दो। अगर मॉडेम स्टेटस चेंज पे, और एक्चुअली जो यूज होता है वो ये दो ही है। एक ये यूज होता है कि बजाय इसके कि तुम बार बार इस बिट को पढ़ते रहो एक लूप के अंदर, वो पोलिंग होती थी ना कि तुम एक लूप के अंदर इस बिट को पढ़ते रहोगे कि हाँ भी फारेग है, फारेग है, फारेग है, फारेग है, तो उसकी बजाय तुम इंटरप्ट ऑन कर दो उसका, कि जैसे ही वो खाली होता है टीएचआर तुम्हें इंटरप्ट आ जाएगा। या दूसरा ये है कि जैसे ही डेटा रिसीव होता है तब वो आ जाए। अब क्योंकि चार मुख्तलिफ किस्म के इंटरप्ट हैं, तो इंटरप्ट आईडी रजिस्टर ये बताता है कि जब इंटरप्ट आता है तो वो किस वजह से आया है। क्या वो टीएचआर के खाली होने की वजह से आया है, क्या वो डेटा रेडी की वजह से आया है। तो ये इंटरप्ट आईडी होता है जो सिर्फ आपको बताता है कि भाई इंटरप्ट इस वजह से आया है। मोडेम कंट्रोलर में सिर्फ ये वाली बिट इंपॉर्टेंट है, बिट नंबर 4। सेल्फ टेस्ट जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अगर आप सेल्फ टेस्ट ऑन कर देते हो तो इससे इसेंशली ये हो रहा है कि एक्चुअली तो होना ये चाहिए था कि अगर हम कुछ सेंड करते हैं इधर यूआर्ट को, तो वो इस पोर्ट के जरिए से जो भी तार लगी हुई है जिस डिवाइस को, उस डिवाइस को डेटा चला जाता है। लेकिन अगर आप ये स्टेटस, ये सॉरी ये सेल्फ टेस्ट ऑन कर देते हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक बात पहुंची नहीं है, इधर ही जो आपने ट्रांसमिट किया है, जो आप भेज रहे हो, वो इसको ही रिसीव हो जाएगा। इसी यूआर्ट को वो रिसीव होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि बजाय इसके कि तारों पे दूसरी डिवाइस को डेटा सेंड करें, पहले हम टेस्ट करते हैं कि भाई अगर हमें रिसीव होए तो हम रिएक्शन क्या कर रहे हैं, हमारा कोड ठीक है या नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट सेल्फ टेस्ट इज। अपने आप को ही वापस रिसीव हो जाता है। तारे कोई नहीं है, फिजिकल कुछ नहीं है, लेकिन बस वो जस्ट उसमें सॉफ्टवेयर में। मोडम स्टेटस में कुछ नहीं चाहिए मुझे, देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, वरना मुझे बिना निकाल चाहिए। फाइफो क्यू में कुछ नहीं चाहिए फिलहाल। इंटरप्ट आईडी रजिस्टर जो पीछे था ना, हाँ ये जरा देख लो। इंटरप्ट आईडी रजिस्टर में पहले उसने सिर्फ तुम्हें 3 बिटें पढ़ाई थी, ये सिर्फ यहाँ तक करवाया था उसने कि भाई किस वजह से इंटरप्ट आया है। इसमें एक क्यू होता है, फाइफो क्यू, यूआर्ट के अंदर। वो ये बाकी बिटें उससे ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वो अगेन हमारे कोर्स में नहीं है, तो पता नहीं बताना भी नहीं चाहिए या बताना चाहिए। लो भाई, ये हमारा था यूआर्ट। ये उसकी बेसिक थी कि भाई वो है क्या उसके अंदर, उसके अंदर है क्या। अब बात वही है कि तुमने यूआर्ट को कंट्रोल करना है, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। तुम या तो डायरेक्ट कर लेते हो, या तुम इंटरप्ट्स के थ्रू कर लेते हो, जिस तरह उसमें था। इंटरप्ट की सर्विसेज के थ्रू कर लेते हो, या तुम डायरेक्ट कंट्रोल कर लेते हो। अभी हम जितना पढ़ के आए हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल था ना। अभी हम जितना पढ़ के आए हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल है। कि मतलब क्या ख्याल है कि वो मतलब फलाने रजिस्टर में फलाने पोर्ट के ऊपर डायरेक्ट काम कर रहे हो ना। तो इंटरप्ट के जरिए से इंटरप्ट ये है 14 है। इसकी कहीं समरी लिखी हुई है? नहीं, समरी हो नहीं सकती, इसलिए नहीं लिखी हुई। तो उसका इंटरप्ट 17 था मेरा ख्याल है, पैरेलल पोर्ट का। इसका इंटरप्ट 14 है। तो जी, अगर मैं इंटरप्ट 14 की सर्विसेज यूज करता हूँ तो सर्विस 0 है सेट पैरामीटर्स, 1 राइट है, 2 रीड है। बेसिकली तो यही करना है, या रीड करना है या राइट करना है। तो 0 जो है वो पैरामीटर सेट करता है, और 3 जो है वो स्टेटस देता है, पोर्ट स्टेटस देता है। ये जो पोर्ट स्टेटस है ये दो हिस्सों में आता है। सॉरी, ये नहीं मैं अभी कह रहा, मैं स्टेटस की बात कर रहा हूँ कि पोर्ट स्टेटस जो है वो दो हिस्सों में आता है। ए एच के अंदर लाइन स्टेटस आता है, और ए एल के अंदर मोडेम स्टेटस आता है। मतलब तकरीबन वही होंगे जो पीछे पढ़ के आए हो। ठीक है, कि टी एस आर एम टी है, टी एच आर एम टी है, डेटा रेडी है। एग्जैक्टली वो नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल तकरीबन वही होंगे। वंस अगेन, जब तुम डायरेक्ट काम कर रहे थे तो डायरेक्टली तुम्हारे पास एक रजिस्टर मौजूद था डिवाइस के अंदर, जिसको तुम डायरेक्टली पढ़ लेते थे, तुम्हें स्टेटस मिल जाता।
वो हम पढ़ के आए हैं। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम इंटरप्ट 14 की सर्विस कॉल करोगे और वो तुम्हें स्टेटस दे देगी, लेकिन स्टेटस दो जगहों पर रिटर्न होता है, AH और AL में अलग रहता है। और एक और बात बस इसमें ज़रूरी है कि ये जो कम्युनिकेशन पैरामीटर सेट हो रहे हैं, ये क्या बला है, वो ये है कि जब कम्युनिकेशन पैरामीटर सेट करते हो तो आपको AL के अंदर ये डेटा प्रोवाइड करना है। आपको वही बातें वही हैं, बस ज़रा डिफरेंट तरीके से हैं। ये 5 बिट की है, 6 बिट की है, लेंथ ऑफ स्टॉप बिट क्या है, पैरिटी क्या है, सब कुछ वही। अरे इसमें अब ये फैसिलिटी है ना कि इसमें आप बॉड रेट डायरेक्टली दे सकते हो। इसमें आपको वो खपने की जरूरत नहीं कि आपने डिवाइजर देना है और वो डिवाइजर एक फॉर्मूले में जाके वो करेगा। तो बायोस में ये है कि अगर आप दे देते हो यहाँ पे 010, इधर लिख देते हो 010, तो वो 300 बॉड हो गया। ठीक है, तो ये सेट कम्युनिकेशन पैरामीटर्स का मतलब है कि ये AL के अंदर आप पैरामीटर्स सेट करोगे। बाकी बिल्कुल फजूल है। सर्विस 1 जो थी वो सेंड करेक्टर थी, AL के अंदर करेक्टर रखो, चला गया। सर्विस 2 में कुछ नहीं करना, ये रिसीव करेक्टर है, तो इसमें AL में करेक्टर रिसीव हो जाता है। जो काम वो करेगा वो एक नल मॉडेम बनाएगा। नॉर्मली होता ये है कि एक पीसी को आप यूआर्ट से कनेक्ट करते हो मॉडेम के साथ, फिर टेलीफोन लाइंस होती हैं, ये टेलीफोन का नेटवर्क होता है, और दूसरी साइड पे भी यही होता है कि एक मॉडेम कनेक्ट होता है, एक ये RS-232 की केबल होएगी और एक यूआर्ट के साथ उस साइड पे ये डेटा सेंड करता है, वो रिसीव कर रहा है, दोनों तरफ से चलेगा ना। नल मॉडेम का मतलब होता है कि इस तमाशे में से मॉडेम को निकाल दो, दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है लेकिन डायरेक्ट कराना है, मॉडेम निकाल दो दरमियान में से। तो इसका यूआर्ट उसके यूआर्ट से डायरेक्टली बात करेगा और दरमियान में वही RS-232 की केबल होएगी। लेकिन केबल की थोड़ी सी तमीज़ इसमें होनी चाहिए। केबल की तमीज़ ये है कि जो इस साइड से रिसीवर है वो उस साइड का ट्रांसमीटर होएगा, यानी उस साइड से जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा होएगा वो इसकी रिसीवर की तार पे आ रहा होएगा, और सिमिलरली जो ये ट्रांसमिट कर रहा होएगा वो उसके रिसीवर पे जा रहा होएगा। तो बेसिकली तो ये दो सिग्नल्स की गेम है। जो ये ट्रांसमिट करेगा वो उसके फिजिकली तार के जरिए से उसके आपने लगाया हुआ है रिसीवर को, उसके रिसीवर को मिलना शुरू हो गया, और जो ये ट्रांसमिट करेगा वो उसके रिसीवर को लगाता। बाकी हैंड शेकिंग है कि वो सिग्नल्स क्या होंगे। अच्छा, ये एग्जाम में भी ऐसे ही आता है कि ये फंक्शंस, ये तो लिखा हुआ भी फंक्शंस में है और ये आता भी फंक्शंस में ही है कि इनिशियलाइज का फंक्शन लिखो या इसमें से गलती निकालो या वो है। तो इससे पहले कि मैं मेन पढ़ूं मैं यहीं से शुरू करूंगा। तो इनिशियलाइज का फंक्शन है सर्विस नंबर 0, इंटरप्ट नंबर 14। तो 14 की सर्विस 0 जो है वो सेट कम्युनिकेशन पैरामीटर्स करती है। तो AL के अंदर हमने पैरामीटर्स बताने होते थे, तो पैरामीटर्स उसने बताए हैं 57। अगेन अब आदत पड़ जानी चाहिए कि 57 का तुमने करना क्या है। 57 को तुमने खोलना है, ये 57 लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी तो तुम्हें कोई नहीं समझ आएगी वो जब तक तुम वो खोलोगे नहीं कि वो उसका मतलब क्या होता है पैरामीटर्स का। तो अब हम जाके पैरामीटर्स का मतलब देखते हैं। ये पैरामीटर्स का मतलब होता है, मैं करूंगा नहीं, लेकिन दिस मीन्स के राइट साइड पे जो ये दो 1 1 लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि मैं 8 बिटों की बाइट भेज रहा हूँ। फिर ये सारा डेटा होएगा, और 010 जो सबसे लेफ्ट साइड पे है उसका मतलब है कि बॉड रेट मैं कंट्रोल कर रहा हूँ 300 के ऊपर। ये मेरा इनिशियलाइज का फंक्शन है। तो सिंपली ये कर रहा है, कि सर्विस 0 को कॉल करके कुछ पैरामीटर सेट कर रहा है। वो 300 बॉड 8 बिट्स जो भी है, मतलब कुछ पैरामीटर सेट कर रहा है। फिर फंक्शन है रिसीव कैरेक्टर का। ये इंटरेस्टिंग है। सर्विस नंबर 2 है और इंटरप्ट 14 है, ठीक है। इसको तो कोई पैरामीटर्स भी नहीं चाहिए होते। तो सर्विस नंबर 2 जो है वो रीड कैरेक्टर करती है, विच मीन्स के रिसीवर लाइन पे जो भी डेटा रिसीव हो रहा है उसको ये पढ़ लेती है, ठीक है। पढ़ के रखती किधर थी, AL के अंदर। तो जब इसने पढ़ लिया तो तुमने वो कैरेक्टर AL से उठा के अपने एक वेरिएबल में डाल लिया और वो वेरिएबल रिटर्न कर दिया। तो रिसीव 4 का फंक्शन जो है वो एक कैरेक्टर पढ़ के उसको
रिटर्न कर देता है। अच्छा, इसी तरह से सेंड 4 होएगा, वो क्या करेगा, 14 की सर्विस 1 कॉल कर देगा और करेक्टर सेंड कर देगा। अच्छा, इसमें इसमें करेक्टर एज अ पैरामीटर आता है। हम कहेंगे सेंड करेक्टर एक्स, तो वो एक्स एल में चला जाएगा और सर्विस के जरिए दूसरे एंड पे निकल गया। ये जरा मुश्किल होता है। गेट कॉम स्टेटस, तो जाहिर बात है 14 की सर्विस 3 तो कॉल होनी है, स्टेटस की सर्विस है ये ना, मतलब 14 की सर्विस 3 गेट पोर्ट स्टेटस है। अब मुसीबत इसमें क्या थी कि आधा इसमें ए एल में रिटर्न होता है, आधा ए एच में रिटर्न होता है। तो याद है, लाइन स्टेटस एक जगह पे रिटर्न होता है, मॉडेम स्टेटस एक जगह पे रिटर्न होता है। इन दोनों को तुम कंबाइन करते हो एक इंट के अंदर। इंट 2 बाइट्स का होता है ना, तो एक हिस्सा उसका इधर रखते हो, दूसरा हिस्सा इधर रखते हो, और एंड पे ये वाला इंट जो तुमने तैयार किया है इसको पूरे के पूरे को रिटर्न कर देते हो कॉलिंग फंक्शन को, ताकि मतलब उसको वो मिल जाता है। तो इनिशियलाइज का फंक्शन, रिसीव कैरेक्टर का फंक्शन, सेंड कैरेक्टर का फंक्शन और स्टेटस का फंक्शन, ये दोबारा रिपीट हुआ हुआ है। इनिशियलाइज आ गया, रिसीव आ गया, सेंड आ गया, स्टेटस आ गया, और ये मेन है। अब मेन क्या कर रहा है, दिमाग में ये तस्वीर क्लियर होनी चाहिए कि नल मॉडेम बना हुआ है, विच मीन्स एक साइड की ट्रांसमीटर लाइन दूसरे की रिसीवर पे लगी हुई है और दूसरे की रिसीवर उसकी ट्रांसमीटर पे लगी है। अब हो क्या रहा है, दोनों साइड पे ये प्रोग्राम चल रहा है, दोनों दोनों साइड के कंप्यूटर्स पे ये प्रोग्राम चल रहा है। दोनों साइड्स गेट कॉम स्टेटस कॉल कर, ये तुम एक साइड पकड़ लो ना, एक कंप्यूटर गेट कॉम स्टेटस कॉल करता है, उसको वो इंटीजर रिटर्न हो जाता है जिसमें लाइन स्टेटस, मॉडेम स्टेटस, सारा कुछ आ जाता है। अब उसमें वो ये चेक करता है, 20 है तो 20 से समझ आना चाहिए कि बिट कौन सी है। तो 20 कौन सी बिट होएगी, 20, बिट नंबर 0 1 2 3 4 5, बिट नंबर 5 की कोई कहानी है। ठीक है, सोचते हैं अभी कि क्या है, लेकिन ये क्या है, जो स्टेटस रिटर्न हुआ है उसकी हायर बाइट को देखना है, हायर बाइट को। हायर बाइट कौन सी होएगी, वो ए एच होएगी, ए एच आपने डाली थी हायर बाइट में। अच्छा, अब पीछे जाके देखो ए एच में आता क्या है, ये ए एच में आता है। इसकी बिट नंबर 5 को टेस्ट कर रहा है, यानी बिट नंबर 0, बिट नंबर 1 2 3 4 5, ये वाली बिट है टी एच आर। तो ये इतना खप खपइये के बाद वो ये चेक कर रहा है कि क्या टी एच आर एम टी है, बस सिर्फ इतना चेक कर रहा है। मेरा ख्याल डेटा सेंड करेगा। तो उसने ये चेक किया कि उसने पहले कॉम स्टेटस पढ़ा, पोर्ट का स्टेटस पढ़ा, उसके बाद चेक किया कि क्या टी एच आर खाली है। अगर खाली है और कीबोर्ड भी हिट हुआ है, कीबोर्ड हिट का फंक्शन ये है कि कीबोर्ड से की प्रेस हुई है, तो वो बेसिकली कीबोर्ड से की उठाएगा, गेट करेक्टर करेगा, सी एच वन में डालेगा और फिर सेंड करेक्टर का फंक्शन कॉल कर देगा। सेंड करेक्टर का फंक्शन क्या कर रहा था, वो यूआर्ट के ऊपर ये करेक्टर सेंड कर रहा था। अब जब एक कंप्यूटर इसको अपने यूआर्ट पे सेंड करेगा, वो तार के जरिए से लगा हुआ है दूसरे के रिसीवर पे, तो दूसरे को वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उससे चेक किया कि क्या ट्रांसमीटर होल्ड रजिस्टर खाली है, टीएचआर खाली है तो करेक्टर सेंड कर दो। इसी तरह से यहां पे चेक किया, अब ये खुद करना, कि क्या रिसीवर बफर खाली है। अगर वो खाली है तो उसने करेक्टर रिसीव कर लिया। अब ये प्रोग्राम दोनों साइडों पे चलेगा। तो होएगा ये कि जो तुम एक कीबोर्ड से कीज दबाओगे वो तार के जरिए से दूसरे को रिसीव होएंगी, दूसरा उनको रिसीव करेक्टर करेगा और स्क्रीन पे रख देगा। यानी जो एक कीबोर्ड से टाइप करोगे वो दूसरे की स्क्रीन पे आना चाहिए, जो उससे करोगे वो पहले की स्क्रीन पे आना चाहिए। ये एंड पे एक छोटी सी इफ की कंडीशन लगाई हुई है, ये 27S की होती है, एस्केप की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम ये एस्केप की दबाओगे तो तुम इस लूप में से बाहर निकल जाओगे, इन्फिनिट लूप में से बाहर निकल जाओगे और बस यहाँ पे रुक जाओ। क्योंकि अब ये अगला काम ये करता है कि यही काम करता है, काम यही है सारा, इनिशियलाइज का ही फंक्शन है और सो ऑन।
लेकिन अब ये पोर्ट्स के ज़रिए से डायरेक्टली करता है। तो बस यहाँ पे ब्रेक लगा लो। हो भी है तुम्हारी वैसी ब्रेक लग गई। हो गई हो। गुड। कुछ पल्ले पड़ी।